तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में, जो कि आपकी कंपनी लॉ में पढ़ना है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था 1% कंपनी क्या होता है। प्राइवेट कंपनी की परिभाषा जो है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब क्लॉज 68 में दी गई है। कहाँ? 268 में 268 की जो परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी having a minimum paid up share capital as may be prescribed। तो प्राइवेट कंपनी की एक सिंपल परिभाषा उसमें ये लिखा है कि मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है, वो होना चाहिए, मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब कितना होना चाहिए इस पे बात है। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स क्या है? प्राइवेट कंपनी मीन्स ए company having minimum paid up share capital। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? देखिए कंपनी एक्ट 1956 में ये पेड अप कैपिटल था। 1956 जो कंपनी है 1956 था, इसमें यह पेड अप कैपिटल था 1 लाख। लेकिन ये जो कंपनी एक्ट में 2015 के बाद 2013 में भी था, लेकिन 2013 के एक्ट में भी था, लेकिन 2015 में एक एक्ट ये आया, अमेंडमेंट आया, जिसमें इस 1 लाख रुपीज का जो प्रोविज़न था 1 लाख का, उस प्रोविज़न को हटा दिया गया। अब ये 1 लाख के प्रोविजंस नहीं हैं। अब जो है मिनिमम पेड अप जो कैपिटल है उसके बारे में कहा गया है कि ये जो गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी कितना होना चाहिए, उसके अनुसार से ये होगा, और वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वो रहेगा। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल के पहले के 1 लाख के जो प्रोविजंस थे उसको अब नहीं है, आफ्टर द अमेंडमेंट आने के बाद 2015 में। ठीक है। और विच बाई इट आर्टिकल्स, इसमें एक और दिया गया है, विच बाई इट्स आर्टिकल्स, या आपके आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स का मतलब होता है आपका इंटरनल रेगुलेशन जिससे आप चलाते हैं। किसी कंपनी का इंटरनल रेगुलेशन मोटे तौर पे कहें तो इसको हम देखेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसको बोलते हैं। तो इस आर्टिकल्स में ये आप जितने प्रोविजन रखे हैं कि हमारा ये पेड अप शेयर कैपिटल होगा, तो उतने होने चाहिए। ये है कंपनी के मोटे तौर पे कंपनी का जो प्राइवेट कंपनी में सेक्शन 268 में। सेक्शन 268 पे 3 पॉइंट पे, इसके जो सेक्शन 268 है उस 268 को 3 पॉइंट पे मेनली बांटा है। अगर 3 पॉइंट पे हम देखें तो एक पॉइंट है इसका रिस्ट्रिक्शन, दूसरा लिमिट, और तीसरा प्रोहिबिट्स। इस 3 पॉइंट पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेक्शन, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक जो हमारा सेक्शन जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था सेक्शन 3 को, सेक्शन 3 में क्या लिखता है? सेक्शन 3 जो प्राइवेट कंपनी 1% कंपनी के बारे में भी लिखता है, अदर कंपनी के बारे में लिखता है कि ए कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस, जो हर एक कंपनी के साथ भी है, इस कंपनी के साथ भी है कि लॉफुल पर्पस के लिए कंपनी क्या होना चाहिए? आना चाहिए। ए कंपनी में बी फॉर्म फॉर क्या है? फॉर लॉफुल पर्पस, एनी लॉफुल पर्पस बाई 2 और मोर देन पर्सन। और इस तरह की जो कंपनी फॉर्म होगी वो क्या होगी? वो प्राइवेट कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी होगी। और ये प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड हो सकती है, और लिमिटेड अगर होगी तो लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, और लिमिटेड बाय गारंटी भी है हो सकती है।
लिमिटेड बाई शेयर का मतलब क्या हुआ? लिमिटेड बाई शेयर मतलब उस कंपनी के मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो जितने अनपेड शेयर तक हैं उतनी ही तक की होगी, उतनी ही अमाउंट तक की होगी। और लिमिटेड बाई गारंटी का मतलब है कि उनके शेयर ने जितने अमाउंट तक की गारंटी ले रखी है उनकी गारंटी, उनकी लाइबिलिटी जो है उतनी ही अमाउंट तक की होगी। ये है लिमिटेड बाई शेयर एंड लिमिटेड बाई गारंटी अगर लिमिटेड है तो सेक्शन 3 में ये कहता है, सेक्शन 3 का जो सब क्लॉज 1 है और उसका बी, तो ये है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की जो 268 में परिभाषा दी गई है, उस 268 की परिभाषा में कंपनी के पास एक तो भाई पेड अप शेयर कैपिटल, किसी भी पेड अप शेयर कैपिटल के साथ कंपनी आ सकती है। ये 3 पॉइंट है, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड प्रोहिबिट्स। क्या रिस्ट्रिक्शन है? तो रिस्ट्रिक्शन पे अगर हम देखें, रिस्ट्रिक्शन है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको ये रिस्ट्रिक्शन होता है। क्या है ये रिस्ट्रिक्शन है? कि वो अपने शेयर का ट्रांसफ़र करने नहीं कर सकते, बाहरी लोगों को नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ही होता है कि रिस्ट्रिक्शन विथ सम कंडीशंस, तो कंडीशन के साथ ये रिस्ट्रिक्शन है, राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। हम लोग आगे बात करेंगे कि एक जो लिमिट, अगर इसके पहले हम लोग एक और बात कर लें, लिमिट क्या है? लिमिट के बारे में बात करें रिस्ट्रिक्शन से पहले, तो लिमिट के बारे में ये कहता है कि इस कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स हैं, मिनिमम मेंबर्स 2 होने चाहिए, कम से कम 2 लोग होने ही चाहिए। 1 पर्सन कंपनी भी क्या है? प्राइवेट कंपनी कही जाती है, लेकिन उसमें मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? उसमें मेंबर्स होते ही एक हैं, अधिक से अधिक और एक से ज़्यादा सिंगल पर्सन कंपनी वो 1 पर्सन कंपनी ही कहा जाता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने? 200 हो सकते। मतलब ये लिमिटेशन है, 2 से 200 के बीच में ही उसके मेंबर्स की संख्या होगी। ठीक है, अब इस मेंबर्स जो हैं ये कैसे गिने जाएंगे इसके बारे में भी इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग ज्वाइंटली कोई शेयर ले रहे हैं, ज्वाइंटली मान लीजिए 2 हैं या 10 लोग हैं, ये 10 लोग मिल करके कोई एक शेयर खरीदते हैं, तो भी उसको क्या गिना जाएगा? एक ही मेंबर गिना जाएगा, 1 मेंबर गिने जाएंगे। ठीक है, अगर 100 लोग मिलके 10 शेयर खरीद रहे हैं और ये 10 शेयर 100 लोग मिलके ले रहे हैं, तो एक ग्रुप 100 लोगों का एक ग्रुप मिलके ज्वाइंटली 10 शेयर ले रहा है, तो वो क्या है? वो कितने मेंबर गिने जाएंगे? एक ही मेंबर गिने जाएंगे। इसलिए इसके सेक्शन में कहा गया है कि 2 or more person hold 1 or more share jointly, they shall be for the purpose of counting the members, क्या होगा? वो सिंगल मेंबर कहलाएंगे, एक मेंबर कहलाएंगे। समझ रहे हैं बात को? शेयरों की संख्या अगर कई लोग मिल करके एक साथ शेयर लेते हैं, ज्वाइंटली लेते हैं, तो भी वो एक ही मेंबर, सिंगल मेंबर के रूप में गिने जाएंगे। दूसरी बात क्या कही है इसने लिमिट इसमें? दूसरी बात कही है कि जो प्रेजेंट में जो इसके एम्प्लॉय हैं, प्रेजेंट में एम्प्लॉय या पास्ट में या पहले कोई एम्प्लॉय रह चुके हैं, वो एम्प्लॉय भी हैं और साथ साथ में इनके नाम से शेयर भी है। क्या है? एम्प्लॉय भी हैं और शेयर भी है। तो वैसी स्थिति में ऐसे लोगों का जो प्रेजेंट में है, बाद में वो एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गए लेकिन उनके पास वो शेयर है, तो एम्प्लॉय को मेंबर के रूप में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं और जिनके पास शेयर भी है, बाद में भले ही वो एम्प्लॉय न रहें और शेयर उनके पास है, फिर भी वो 200 जो मेंबर्स की संख्या है या 2 से लेकर 200 की संख्या तक है, उसमें उसका काउंट
नहीं किया जाएगा, उसमें वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रिस्ट्रिक्शन पे। रिस्ट्रिक्शन क्या है कंपनी का? कंपनी क्या है? कंपनी ये रिस्ट्रिक्शंस फॉर कंपनी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन किसके लिए है? मेंबर्स के लिए। ये मेंबर्स पे रिस्ट्रिक्शन है कि मेंबर्स अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। मेंबर्स अपने शेयर को सम लिमिटेशन के साथ ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है, राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर का रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन वो शेयर को क्यों रखा गया कि ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है? इसलिए इसको एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए कि इस कंपनी में 200 मेंबर हैं। अब इसमें जो 200वां मेंबर है, इसके पास 100 शेयर है। कितने हैं? 100 शेयर हैं। अब इसकी इच्छा है कि 100 शेयर कोई ट्रांसफ़र करे, बेच दे। तो इस 100 शेयर को बेचने के लिए क्या करता है? 3 लोगों को खोजता है, ए, बी और सी। ए को बोलता है तुम 30 शेयर ले लो, आप 30 ले लो और आप 40 ले लो, हो गए 100 शेयर। अब ये ट्रांसफ़र अगर तीनों को कर देता है तो यहाँ पे अब ये क्या होता है? ये जो मिस्टर एक्स है जिसके पास 100 शेयर है, जो इसका मेंबर है, ये मिस्टर एक्स इस कंपनी से सदस्य के रूप में क्या होता है? बाहर हो जाता है। अब इसमें कितने से मेंबर हो गए? 199 और नए कितने आ गए? 3। तो 199 प्लस 3 इसके मेंबर हो गए 202। और क्या कहता है प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी कहता है कंपनी हैविंग, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर है, उसमें 200 क्या लिमिटेशन लगाता है, 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये क्या हो गया? प्रोविजंस यहाँ पे फेल कर जा रहा है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। तो इसको बाहरी को ट्रांसफ़र अगर शेयर करना है तो इसके 2 कंडीशन हैं। एक कंडीशन ये है जिसको कहते हैं राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब अगर कोई मेंबर है, एक तरह से कहा जाता है कि प्राइवेट कंपनी एक अपने लोगों के बीच की कंपनी होती है, अपनी परिवार की कंपनी होती है, एक तरह के लोगों की कंपनी होती है जो लोग मिलजुल करके इसको चालू करते हैं। तो कहा जाता है कि अगर आपको अपने शेयर ट्रांसफ़र करने हैं तो इन्हीं जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, 200 मेंबर हो, 50 मेंबर हो, 100 मेंबर हो, जो भी मेंबर्स उस समय कंपनी में हैं, उनको आप पहले प्रपोजल दीजिए। आप उनको पहले कहिए कि आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, मैं इस शेयर को बेचना चाहता हूँ। एंड तो राइट्स किसका है? पहले इन 200 मेंबर्स या 50 मेंबर जो भी हैं उस कंपनी में, उनका है। अगर कोई मेंबर अपने शेयर को बेचना चाहता है तो इसके लिए कहा मैंने राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आप पहले बोलेंगे। अगर ये एग्जिस्टिंग होल्डर क्या करता है? रिफ्यूजल करता है, देन आप बाहरी व्यक्ति को वो शेयर बेच सकते हैं, बट आप उतने ही लोगों को बेच सकते हैं कि ये संख्या 200 से ज़्यादा पार नहीं जानी चाहिए। इसका ध्यान आपको रखना है। तो ये इसलिए मैंने कहा ये रिस्ट्रिक्शन है, बट सम कंडीशंस के साथ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपने लिमिट देख लिया, लिमिट से क्या कंडीशन है। और तीसरा है इसका पॉइंट, वो है प्रोहिबिट्स। क्या प्रोहिबिट्स? ये प्रोहिबिट्स किसको है? ये प्रोहिबिट्स कंपनी के लिए है। प्रोहिबिट्स कंपनी को प्रोहिबिट करता है कि एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी को प्रोहिबिट्स करता है किस चीज़ के लिए? इन्विटेशन के लिए। किसको? इन्विटेशन टू पब्लिक। पब्लिक में आप कोई इन्विटेशन नहीं दे सकते हैं टू सब्सक्राइब फॉर क्या? सिक्योरिटीज। आप सिक्योरिटीज के लिए पब्लिक में क्या आप इन्विटेशन नहीं दे सकते हैं। मतलब आप आगे पढ़ेंगे,
प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर सकते कि भाई आप मेरे कंपनी में पैसे की ज़रूरत है, आप आइए मेरे कंपनी में शेयर लीजिए, पैसा लगाइए। आप 1 to 1 पर्सनल रिलेशन के साथ आप वहाँ जा सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज? सिक्योरिटीज के मीनिंग को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा। आप सिक्योरिटीज कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956, सिक्योरिटीज कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956 को जब आप देखेंगे, वहाँ बताया गया कि सिक्योरिटीज कौन कौन से होते हैं। वहाँ बहुत सारे सिक्योरिटीज के बारे में बताया हुआ है। तो वो सिक्योरिटीज के लिए आपको वहाँ जाना होगा। तो ये आपका जो सेक्शन 268 का जो कंपनी एक्ट में बताया गया है, कंपनीज एक्ट में प्राइवेट कंपनी के बारे में, वो है मोटे मोटे तौर पे। एक चीज़ और देख लेते हैं। एक और ये है कि इस कंपनी में कि अगर आप चाहते हैं कन्वर्जन, प्राइवेट कंपनी को आप चाहते हैं कि कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, अगर अभी कन्वर्जन चाहते हैं तो इसके लिए जो प्रोविजंस है वो किया गया है सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 में कहा गया है कि आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई अब मैं इसको पब्लिक कंपनी में ले जाऊं, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 आप इसको ले जा सकते हैं बाय अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, बाय अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल के जो है वो एक तरह से इंटरनल रेगुलेशन ऑफ एनी कंपनी, किसी भी कंपनी का इंटरनल रेगुलेशन होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास आपको जमा करना होता है, जहाँ पे आप ये बताते हैं कि आपके इंटरनल कैसे रूल रेगुलेशन के साथ आप काम करेंगे। ठीक है, अब ये अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स में आप अपना आप रूल जो है, अगर आप कन्वर्सन चाहते हैं तो आपको ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत आपको लाना होगा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है? स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब होता है कि जहां अगर 3 टाइम्स ऑफ द मेंबर्स उसके फेवर में हो, जो वोटिंग हो, कंसेंट हो, किसी चीज़ को अगर चेंज करना है तो उसका कंसेंट क्या हो, 3 टाइम्स ऑफ मेंबर्स का हो। मान लीजिए उस कंपनी में 100 मेंबर्स हैं, तो 100 मेंबर में अगर 75 लोग आपके कंसेंट में हैं तो वो कहा जाता है कि स्पेशल रेजुलेशन आपका पास हो गया। 25 लोग आपका फेवर नहीं कर रहे हैं, 75 लोग फेवर कर रहे हैं, तो आप स्पेशल रेजुलेशन से पास कर सकते हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ मेंबर्स जो है आपके फेवर में है, मतलब आप स्पेशल रेजुलेशन से पास कर सकते हैं। और स्पेशल रेजुलेशन ला करके आप क्या करेंगे? अल्टर करेंगे अपने आर्टिकल को, अपने आर्टिकल्स को अल्टर कर सकते हैं। भाई आर्टिकल में क्या अल्टर करेंगे? आप अल्टर करेंगे कि हम प्राइवेट कंपनी जो हमारा है उसको हम पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे काम जो होंगे वो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, उसके प्रोविजंस, ठीक है, या आपने जो एमओए बनाए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके प्रोविजन के अंदर रह के करने होंगे। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड सब्जेक्ट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके अंतर्गत रहते हुए आप अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स के रेगुलेशन लगाने होंगे। और आपको जो प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में जो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो पब्लिक कंपनी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करते हुए आप ये रिजोल्यूशन आप पास करना होगा। और पास करने के बाद आपका वो होगा, आप जिस डेट को रिजोल्यूशन पास करेंगे, इफेक्टिव डेट वो पास होगा, उस दिन से आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। तो ये है आपका मोटे तौर पे प्राइवेट कंपनी के बारे में। और भी बहुत सारी बातें हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में, जैसे डायरेक्टर के बारे में है कि इसके भी वन ऑफ द डायरेक्टर को कम से कम 182 डेज जो है वो इंडिया में होना चाहिए।
1 फाइनेंशियल ईयर में। ये है प्राइवेट कंपनी के बारे में। और प्रोस्पेक्टस इसको ये नहीं जारी कर सकती है, इस पर प्रोविट्स है एक तरीके से ये, क्योंकि ये बाहर से पैसा नहीं ले सकती है। कम से कम इसके फ़ायदे ये हैं कि इसमें कम से कम 2 ही सब्सक्राइबर से ये शुरू किया जा सकता है। तो इस तरह की और सी बातें हैं जो हम लोग जैसे जैसे आगे कंपनी पढ़ेंगे इसके बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे। तो प्राइवेट कंपनी के लिए इतना ही। थैंक यू।